हेलो बच्चों, मैं श्री बलवस्सा आर्म्स एकेडमी के चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है केमिकल बॉन्डिंग। पीरियोडिक टेबल अपन ने बहुत अच्छे से किया है। उसमें जो भी आपको डाउट्स मिले वो आप अपने यूट्यूब हमने हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर कमेंट कीजिए। इसके अलावा आपको कुछ और भी पूछना है तो टेलीग्राम चैनल जो है उस पर कमेंट कीजिए और जो भी उसमें डाउट्स है वो क्लियर कीजिए। आज अपन बात करें केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। केमिकल बॉन्डिंग में हम शुरुआत से अगर एक दो बात करें तो केमिकल बॉन्ड किस लिए बनता है, किन के बीच बनता है और केमिकल बॉन्ड बनने से होता क्या है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है। केमिकल बॉन्ड जैसे अपन जितने भी बॉन्ड की बात करें, जितने भी बॉन्ड आज तक हमने सुने हैं, और बॉन्ड बनने से सर कोई भी अगर एटम्स है बॉन्ड बनाता ही क्यों है, ये सारा इसमें आएगा। और इसके अलावा ये भी है कि बॉन्ड अगर बनेगा भी तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, कौन सा बॉन्ड वीक होगा, और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि इन सब के बीच में सर क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। केमिकल बॉन्ड एक बहुत ऐसा टॉपिक है जो मतलब केमिस्ट्री का पूरा बेस है, आधार है। लगभग कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन नीट में मिलते हैं, कई बार 3 मिलते हैं, कई बार 4 या 5 में चले जाते हैं। ठीक है। और मान लो 3 भी मिलते हैं तो चौथा या पांचवा क्वेश्चन जो है पी ब्लॉक की हेल्प करके, मतलब पी ब्लॉक जो है उनमें जैसे हाइब्रिडाइजेशन आ गया, बहुत सी प्रॉपर्टीज आ गई, वो सारी कनेक्ट रहती है केमिकल बॉन्ड से। तो वो मान के चलो 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंसी मुझे भी तुम्हें शो करनी है और तुम्हें भी ये फील होना चाहिए कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें सर एक एक टॉपिक जो है उस पर कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं और जो क्वेश्चंस आएंगे वो हमें कितने जल्दी से, क्योंकि नीट का एग्जाम है तो नीट का एग्जाम है तो वो 1 मिनट में क्वेश्चन करना है अपने को तो 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। जैसे हाइब्रिडेशन निकालना हो, ये टॉपिक इसलिए बोल रहा हूँ हाइब्रिडेशन क्योंकि इस पे क्वेश्चन 100% आता है लगभग हर साल। हाइब्रिडेशन हो गया, वेस्पर थ्योरी हो गया, एमओटी हो गया, तो ये आप देखना लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता ही है। वो अपन ये भी देखेंगे आगे जाके कि कौन से इस साल आए हैं, कौन से प्रीवियस ईयर में आए, ये भी हम अध्ययन करेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर क्या है? चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में इनिशियली अगर हम बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग हमने स्टार्टिंग ये बात करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहली बात ये है कि बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, केमिकल बॉन्ड किन के बीच बनता है और केमिकल बॉन्ड बनने से क्या हो जाएगा। तो जैसे फर्स्ट लाइन है, अ फोर्स दैट एक्ट बिटवीन टू एंड मोर देन एटम्स टू होल्ड देम टुगेदर एज ए स्टेबल मॉलिक्यूल। आज जैसे तुम हो चाहे मैं हूं, हर कोई क्या है स्टेबिलिटी की तरफ भाग रहा है कि मान लो मैं ये करने से, जैसे मान लो कि आप तैयारी कर रहे हो तो हर कोई डॉक्टर बनना क्यों चाहता है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये है कि डॉक्टर बनने से मैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा हूँ। बहुत हालांकि ये है डॉक्टर जॉब जो है बहुत ऐसी जॉब है जिसमें मान लो कि जिम्मेदारी रहती है, ठीक है ना, और डेडिकेशन भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो लेकिन एक स्टेबिलिटी की तरफ भी है। तो वैसे ही एक केमिस्ट्री में भी अगर मान लो हमें जितने भी हम कंपाउंड देखते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स देखते हैं, वो भी यही चाहते हैं कि हम कैसे भी करके स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करें। और स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करने के लिए एटम्स के बीच में क्या रहता है, अगर अट्रैक्शन है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन नहीं भी है तो हम टेम्परेचर या प्रेशर देखें, जो भी एक्सटर्नल कंडीशन जो है उनको चेंज करके हम उनमें अट्रैक्शन करवाते हैं ताकि वो कंपाउंड किसकी तरफ जाए, स्टेबिलिटी की तरफ। तो इसमें कई बार 2 एटम्स भी हो सकते हैं, जैसे अपन देखते हैं H2 मॉलिक्यूल हो गया। अब हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में कम स्टेबल मिलता है, हाइड्रोजन जितना भी ऑलमोस्ट मिला है मैक्सिमम चांस वो किसमें मिलता है, मॉलिक्यूल फॉर्म में। तो 2 एटम्स भी हो सकते हैं, कई बार 3 एटम्स भी हो सकते हैं, कई बार 5 एटम्स भी हो सकते हैं। मतलब 2 and more than atoms are combined and form a stable compound। तो स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए वो क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। और बॉन्ड बनाएंगे तो उस समय क्या क्या कैरेक्टर चेंज होते हैं या बॉन्ड क्यों बनाते हैं, तो एक तो रीजन ये स्टेबिलिटी। दूसरा एक रीजन ये भी होता है कि एवरी एटम, एवरी आयन, एवरी कंपाउंड स्टेबिलिटी इस तरह से भी प्राप्त करते हैं
क्योंकि एवरी एटम ये चाहता है कि जो उसका आउटर मोस्ट शेल है, आउटर शेल सबसे आउटर शेल जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन, जिसको अपन बोलते हैं ऑक्टेंट लॉ बोलते हैं, जो आगे आएगा। जैसे आप देखा होगा आपने, जैसे नियॉन गैस है, नियॉन गैस 1s2 2s2 N2p6। तो नियॉन का आउटर ऑर्बिट, आउटर शेल कौन सा है? सेकंड। उसके एस में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। और पी भी कंप्लीट फील्ड है, कि पी में भी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8। तो वैसे ही एवरी एलिमेंट ये चाहता है कि उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो अगर जो 8 इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन कर लेता है वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल रहता है, जनरली ऐसा देखा गया है। और उसी पे बेसिस आया था ऑक्टेंट लॉ। तो एवरी एलिमेंट, एवरी आयन, एवरी कंपाउंड, एवरी मॉलिक्यूल ये भी चाहता है कि मैं मेरे आउटर शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन कर लूं, उससे स्टेबल हो सकता है। या एक रीजन ये रहता है कि जिस समय अगर एटम और एटम एटम के बीच, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच जिस समय बॉन्ड बनता है, उस समय एनर्जी भी एक रीजन रहता है, पोटेंशियल एनर्जी, जिसके बारे में अपन बात करेंगे अभी, कि पोटेंशियल एनर्जी को भी स्टेबिलिटी में अपन इंक्लूड कर सकते हैं, कि भाई स्टेबिलिटी जो है पोटेंशियल एनर्जी पर भी डिपेंड करती है। तो जैसे फर्स्ट लाइन ये, फोर्स दैट एक्ट बिटवीन 2 एंड मोर देन एटम्स होल्ड देम टुगेदर एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल। स्टेबल मॉलिक्यूल बनने के लिए 2 एंड मोर देन एटम जो है वो एक दूसरे को होल्ड करते हैं ताकि हम एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाए। इट इज यूनियन ऑफ 2 एंड मोर देन एटम्स इन्वॉल्विंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस दौरान ये भी रहता है इलेक्ट्रॉन जो है उसका एक इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है ताकि एक वो मॉलिक्यूल जो है, वो एटम जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए। और इस दौरान डिक्रीज इन एनर्जी, इस दौरान जब वो एटम्स एक दूसरे की तरफ आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो अट्रैक्शन में हमेशा आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता है और चाहे बेटा पता है तो बहुत अच्छी बात है, हमेशा जब भी अट्रैक्शन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज। और जब रिपल्शन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज। ऐसा तुम फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी थोड़ा समझ सकते हो कि अपन अगर मान लो ये बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन R। तो रिपल्सन किसमें होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव से, प्रोटॉन का, प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन अगर प्रोटॉन के सामने आएगा तो प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच क्या होगा? रिपल्शन। रिपल्शन होगा, उस समय पोटेंशियल एनर्जी किसमें आएगी? पॉजिटिव में, मतलब इंक्रीज हो रही है। और पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। इसलिए अगर स्टेबिलिटी को प्राप्त करना है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज। इट मीन्स नेगेटिव। और नेगेटिव है मतलब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव तभी आएगी जब एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स उनके बीच में क्या होना चाहिए? अट्रैक्शन फोर्स। तो अगर अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव आएगी तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स वो सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। और अट्रैक्शन हो रहा है तो हो सकता है वो एटम्स मिलके हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर हो सकता है क्या बनाए? H2 मॉलिक्यूल। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है, कंपाउंड बनता है, उस दौरान मेन रीजन ये होता है कि एटम एटम से मिलकर जब अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, उस समय पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने से सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ आता है। स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए वो ऐसा करता है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और एटम जो है खुद को एटॉमिक फॉर्म से किसमें चेंज करता है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ठीक, तो पीछे यही अपने को देखा है, डिक्रीज इन एनर्जी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है, एनर्जी कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल देन एटम्स। दैट्स व्हाई क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम के कंपेयर में क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए आपने देखा होगा हाइड्रोजन भी जो मिलता है वो क्या किस फॉर्म मिलता है? मॉलिक्यूल फॉर्म में। फ्लोरीन भी तो F की फॉर्म मिल सकता था, लेकिन फ्लोरीन भी किस फॉर्म मिलता है? F2 की फॉर्म में। तो जनरली ऐसा रहता है, मॉलिक्यूल फॉर्म में स्टेबल होने का कारण यही होता है कि उनके बीच में एक बॉन्ड बन गया, और बॉन्ड को अगर आप ब्रेक करोगे तो उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मीन्स बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हुई, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो मेन रीजन ध्यान रखना है केमिकल बॉन्ड बनने का। आज अपन अपने अकॉर्डिंग देखें, हम भी अपने एनवायरमेंट में क्या होता है, अपना एक बॉन्ड बनाते हैं, ताकि सबसे अगर बॉन्डिंग बनाएंगे तो हमारा उस सिस्टम में, उस जहां में हमारी एक स्टेबिलिटी रहेगी।
अगर हम एकदम आइसोलेटेड रहे तो हर कोई भी अपने को सपोर्ट नहीं करेगा, तो अपनी भी स्टेबिलिटी क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होगी। तो वही बात है, अपन भी क्या होता है सबसे, अगर मान लो अपन इस मान लो पूरे अपनी दुनिया में या अपना जो भी एटमोसफेयर है, अगर उसमें हमें अपनी स्टेबिलिटी बनानी है तो हम भी बॉन्डिंग बनाते हैं, अपन दोस्त बनाते हैं, ठीक है ना। तो वो दोस्ती एक क्या है, बॉन्डिंग है। तो वैसे ही बात यहाँ पे है कि अगर अगर मान लो कोई भी एटम को पीरियोडिक टेबल में इतने एलिमेंट्स है, अगर किसी को ज्यादा स्टेबल रहना है तो स्टेबल रहने के लिए उसको बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। अब बॉन्डिंग आपको पता है, इस चैप्टर में अपन देखेंगे भी, बॉन्डिंग में अगर इक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर शेयरिंग हो रही है बट अनइक्वल हो रहा है तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आएगा। कई बार अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मान लो किसी से बॉन्ड बन रहा है जिनकी ईएन बहुत हाई है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो अपन एच बॉन्ड की बात करेंगे, तो वो सारी चीजें इसमें आएगा। आयंस है Na+Cl-, तो आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा, आयोनिक बॉन्ड होता है। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स बना, उसका रीजन क्या होता है, रीजन होता है कि ताकि वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी क्या करे, डिक्रीज। जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है तो सिस्टम किसकी तरफ जाता है, स्टेबिलिटी की तरफ। तो मेन इंट्रोडक्शन में यही है कि बॉन्ड बनने का रीजन ये होता है, या तो एलिमेंट क्या करें, एलिमेंट अपने आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन करें, 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट बोलते हैं। और या फिर वो अपनी एनर्जी को क्या करें, डिक्रीज। तो अगर यहाँ पे अगर हम एक बात भी करें क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड की, उससे पहले एक अपन ये भी बात कर सकते हैं कि अगर इसमें एक जो कर्व बनता है एनर्जी का, एक अगर अपन कर्व के अकॉर्डिंग बात करें, किसके बीच बनता है, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच, ये भी हम बात कर सकते हैं डिस्टेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो उसमें ऐसा रहता है कि अगर मान लो, अगर दो एटम्स है, मान लो दो एटम्स है, मान लो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की ही मैं बात कर रहा हूं। अभी मान लो एक एटम मेरे घर पे पड़ा है, एक एटम आपके घर पे पड़ा है। तो अगर अगर उनके बीच में जो डिस्टेंस है, अगर उनके बीच में जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या हो, इनफाइनाइट हो, बहुत ज्यादा हो, तो क्या वो एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्या, अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। इन्फिनिटी मतलब क्या हो गया, मेरे घर पड़ा है एक आपके घर पड़ा है, मतलब इतना दूर पड़ा है तो एक दूसरे अट्रैक्ट तो नहीं करेगा, तो अट्रैक्ट नहीं करेगा तो मतलब उससे उसके बीच बॉन्ड नहीं बनेगा। तो अगर मान लो हमें एक मॉलिक्यूल बनाना है, या उस एटम को, जैसे हाइड्रोजन भी है तो वो सिंगल फॉर्म में, सिंगल इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल कम होता है। तो ऐसा देखा जाता है, अगर वो एटम्स एक दूसरे के नियर आए या हम उनको एक नियर लाए, तो ऐसा रहता है कि एक ऐसी डिस्टेंस होती है, ये यहाँ पे क्या डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस न्यूक्लियस के बीच में, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और वो डिस्टेंस जहां उनके बीच में बॉन्ड बन जाए, उस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को अपन बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो एक टाइम ऐसा आता है, अगर वो एक एटम एटम थोड़ा क्लोज आ रहे हैं, क्योंकि एटम में भी आपको पता है न्यूक्लियस है, और सराउंडिंग में इसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है। इधर भी इधर भी आप बोल सकते हो न्यूक्लियस और इसके भी इलेक्ट्रॉन। तो इसके इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एटम और एटम के बीच में, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन लग रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन लग रहा है। बट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से क्या लग रहा है, अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से क्या लग रहा है, अट्रैक्शन। तो मीन्स बात यह है कि एटम और एटम के बीच में रिपल्शन फोर्स भी है, रिपल्शन फोर्स भी है, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी है। तो बॉन्ड किस समय बनेगा, बॉन्ड उस समय बनेगा जिस समय इनका अट्रैक्शन फोर्स अगर हाई हो जाए, किससे, रिपल्शन फोर्स से। तो उस समय क्या होगा, दो एटम क्या करेंगे, ओवरलैप, और ओवरलैप करेंगे, इट मींस इसके न्यूक्लियस को इस इलेक्ट्रॉन ने अट्रैक्ट किया, मतलब वो अट्रैक्शन फोर्स जो है वो इनकी रिपल्शन फोर्स से हाई हो गया, हाई हो गया, तो मींस यहाँ पे बॉन्ड बन गया। जिस समय बॉन्ड बनता है, बॉन्ड जिस समय बन गया, उस समय
न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, जो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है, ये न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को अपन बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। ये जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस के बीच की, उसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। और इस दौरान अब हुआ क्या, जिस समय ये दोनों अट्रैक्ट हुए उस समय एनर्जी में चेंज क्या हुआ। तो अगर अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होगी के Q1 Q2 अपॉन आर। तो अगर डिस्टेंस बहुत हाई है और इनफाइनाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। बट अगर जैसे जैसे बॉन्ड, जैसे जैसे एटम पास में आएंगे बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड बनेगा तो मैंने उस समय क्या कहा, अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स से क्या होगा? हाई होगा। और अट्रैक्शन हाई होगा, अट्रैक्शन किसमें होता है? एक पॉजिटिव और दूसरा क्या हो जाएगा? एक अगर पॉजिटिव है और दूसरा कौन सा है? नेगेटिव। और पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव होगा तो एनर्जी किसमें आएगी? नेगेटिव में। तो बात यही है, जिस समय बॉन्ड बनता है उस समय इनकी जो एनर्जी मिलेगी वो इस तरह से कर्व मिलता है कि जिस समय बॉन्ड बना है इनका उस समय जो एनर्जी मिली थी, एनर्जी की वैल्यू, जो बॉन्ड ये जो वैल्यू मिलती है, ये वैल्यू जो होती है वो होती है बॉन्ड एनर्जी के इक्वल। और इस समय जो डिस्टेंस मिला है, क्योंकि इस तरफ अपन क्या बता रहे हैं? डिस्टेंस बता रहे हैं। तो जो डिस्टेंस मिला है न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दैट इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। दिमाग में आएगा सर ये जो कर्व ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है? अगर मैं इन एटम को और पास में लाता हूं बहुत ज्यादा, तो और पास में लाऊंगा तो वहां पे फिर रिपल्शन फोर्स, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन फोर्स, न्यूक्लियस न्यूक्लियस का रिपल्शन फोर्स, रिपल्शन फोर्स हाई हो जाएगा। और रिपल्शन होगा तो रिपल्शन किसमें होता है? पॉजिटिव का पॉजिटिव से, नेगेटिव का नेगेटिव से। तो रिपल्शन जब अगर इंक्रीज होता है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज पॉजिटिव में, इसलिए कर्व कहा जाएगा ऊपर के तरफ। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कि ये जो कर्व मैंने बनाया है वो कर्व ये बता रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में, जब भी दो एटम, आराम से ध्यान रख लो, जब भी दो एटम बहुत दूर है, एक मेरे घर पे पड़ा है एक आपके घर पे पड़ा है, बहुत दूर है इन्फिनिट डिस्टेंस पे, तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। बॉन्ड नहीं बनेगा इट मीन वहां पे ना तो एनर्जी रिलीज हो रही है ना एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। इसलिए एनर्जी इस समय, अगर इन्फिनिट डिस्टेंस है, इन्फिनिट अगर डिस्टेंस है तो इन्फिनिट डिस्टेंस पे एनर्जी की वैल्यू जो है वो क्या होगी? जीरो होगी। बट एक ऐसे डिस्टेंस आर, आर अगर किसके इक्वल हो जाए? बॉन्ड लेंथ के, उस समय दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, उस समय इनका अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स हाई रहेगा। अब दिमाग में ऐसा अट्रैक्शन किसके बीच? इसके इलेक्ट्रॉन का इसके न्यूक्लियस पे, इसके इलेक्ट्रॉन का इसके न्यूक्लियस पे, तो अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स हाई हो गया, दैट मीन्स वहां पे बॉन्ड बनेगा। ओके। और बॉन्ड बनता है उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है वो कौन सी थी? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी एक प्रोसेस कैसा हो गया? एक्सोथर्मिक। बॉन्ड बनता है उससे एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये भी एक ध्यान रख सकते हो। जब अपन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एनर्जी निकल रही है मतलब एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। तो इसलिए मैंने कहा था कि एनर्जी जितनी डिक्रीज होगी, जितनी कम होगी, उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी? मैक्स। ओके। तो ये पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में कर्व है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स। तो बात यह है कि सर आप बॉन्ड की बात तो कर दी आपने, बॉन्ड इस चैप्टर में कितने होते हैं, क्या होता है, या उनका किस बेसिस पर उनका क्लासिफिकेशन होता है, या कौन कौन से पढ़ने हमें। तो इस चैप्टर में अगर हम बात करें, तो अगर मैं केमिकल बॉन्ड की बात करूं तो बॉन्ड का क्लासिफिकेशन जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बेसिस पे रहता है। अगर ऐसा मिला है बॉन्ड बॉन्ड डिसोसिएशन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जिनकी भी 240 बोल दो या 250 बोल दो किलो जूल पर मोल, 240 के इक्वल या उससे हाई मान सकते हो, उससे हाई मान सकते हो।
इससे अगर हायर मिले तो उसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोलते हैं। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर ऑलमोस्ट ये मान सकते हो 8 से 40 किलो जूल 8 से 40 किलो जूल पर मोल, इससे अगर कम मिले या इसके इक्वल मिले तो उनको क्या बोला गया था? वीक बॉन्ड। क्या बोला गया था? वीक। और इनको बोला गया था स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। तो केमिकल बॉन्ड जो है उनका क्लासिफिकेशन का रीजन था किस पे बेसिस? सीधी सी बात है, अगर हम ये बोलेंगे कि बॉन्ड जो है उनको क्लासिफाई कैसे किया जाए या कितने टाइप के मिलते हैं, तो कुछ बॉन्ड ऐसे थे जिनको ब्रेक करने पर एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ी ब्रेक करने के लिए, किसी को कम देना पड़ा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया था। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बेसिस पर कुछ में बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही थी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थे, कुछ में एनर्जी बहुत कम लग रही थी, वीक बॉन्ड थे। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हम जनरली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कौन कौन से आते हैं? आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। वीक बॉन्ड्स में अगर हम बात करें तो वीक बॉन्ड में एच बॉन्ड एंड वॉन्डर वॉल फोर्स, वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन फोर्स। तो हमें ध्यान रखना है बॉन्ड का क्लासिफिकेशन जो होता है वो किस बेसिस पर करना है? ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बेसिस पर अगर हम करते हैं तो अगर जिन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़े उनको बोला गया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, और जिनको कम एनर्जी देनी पड़ेगी उसको क्या बोलेंगे? वीक बॉन्ड्स। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हमें क्या क्या इस चैप्टर में देखना है? आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और वीक बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वान डर वाल बॉन्ड। ठीक है, तो ये चैप्टर मेन इतने बॉन्ड्स पे डिपेंड है। इन पे कुछ थ्योरीज भी आएगी, जैसे कोवलेंट बॉन्ड में आपने कभी ना कभी सुना होगा वीबीटी, एमओटी टाइप में, ये सारे हम इस चैप्टर में देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और हर साल उनमें से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इनका क्लासिफिकेशन करने का जो बेसिस था वो था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ओके, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड, जो अभी मैंने बोला था पीछे, वो बात है टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। एवरी एटम, एवरी मॉलिक्यूल, एवरी कंपाउंड ये चाहता है कि मैं अपनी एनर्जी को क्या करूं? डिक्रीज कर दूं। एनर्जी डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज। और बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अभी अपन ने जो देखा था वही बात है कि अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो डिस्टेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच, जिसमें बॉन्ड बन रहा है दो एटम के बीच, उस समय कर्व जो मिला था एनर्जी का, एनर्जी नेगेटिव में मिली थी। एनर्जी में नेगेटिव मिली इट मीन्स वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक था। तो रिलीज हुई इट मीन्स रिलीज होती है तो हम क्या होता है? एक्सोथर्मिक। वैल्यू किसमें होगी? नेगेटिव में। बॉन्ड फॉर्मेशन है क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जितनी ज्यादा रिलीज होगी उतनी ज्यादा एनर्जी डिक्रीज होगी। एनर्जी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज। तो अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इनवर्सली डिपेंड्स टू एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक रीजन और जो पीछे अपन बात भी की थी कि अगर कोई भी एटम, मॉलिक्यूल, आयंस अगर बॉन्ड बना रहा है या बॉन्ड बनाना चाह रहा है तो उसका एक रीजन ये भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि वो अपने आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन, जिसको अपन बोलते हैं ऑक्टेंस लॉ। या वो अपने आउटर ऑर्बिटल को फुल फिल करना चाहता है। जैसे मान लो एस है तो जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन में 1s1, तो हाइड्रोजन ट्राई करता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना दे? H माइनस। अभी H माइनस चार्ज आ गया, तो माइनस चार्ज आएगा तो किसी ना किसी प्लस से अट्रैक्ट होगा। तो प्लस अट्रैक्ट होगा तो
एटम्स मिलेंगे तो मॉलिक्यूल्स बने। तो वही बात, हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन से मिलकर H2 बना रहा है, तो उस समय इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है। और इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग हो रही है तो दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन मेरा, 1 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, तो शेयरिंग करने पर ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के ही इंक्लूड होते हैं। तो बॉन्ड बनाने का रीजन ये होता है कि वो नियरेस्ट नियरेस्ट जो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन होता है, अब हाइड्रोजन की नियरेस्ट कौन सी होती है, हीलियम होती है, तो उसको ऑब्टेन करना चाहता है। और भी एलिमेंट है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इसकी फॉर्म मिलता है n-3। n-3 होते ही कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन किस में, नियॉन में, नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन आपको किसकी फॉर्म मिलता है, O-2। तो वो O-2 जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। 10 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, नियॉन में। तो एवरी एटम, एवरी आयन, एवरी मॉलिक्यूल, जनरली एटम्स ये चाहते हैं कि हम बॉन्ड इसलिए बनाएं ताकि हमारे हमारे वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन, जो जनरली किसमें होते हैं, नोबल गैस। टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, एटम कंबाइंस टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। जैसे हाइड्रोजन है, कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 था, उसने शेयरिंग की, अब दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, हीलियम में, नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन ऑब्टेन कर लिया उसने। ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन NS NP N-1 D इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये तो आगे बीबीटी में आ भी जाएगा कि जनरली जो भी बॉन्ड कोई बना रहा है, जैसे हाइड्रोजन भी अगर बॉन्ड बना रहा है, सोडियम बॉन्ड बना रहा है, मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बनाता है, एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है, सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है, फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्ड बनाने के दौरान कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन। आउटर इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम डिस्टेंस पे, तो मैक्सिमम डिस्टेंस हो गई तो उनको निकालना इजी रहेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो चार्ज बढ़ेगा तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी, चार्ज बढ़ेगा तो चार्ज आएगा पॉजिटिव, तो किसी ना किसी नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो उनके पास बॉन्ड बनेगा। जनरली इनर्ट गैस एलिमेंट डू नॉट पार्ट, अब इनर्ट गैस क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनके पास पहले से ही आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो बाकी एलिमेंट कॉन्फिगरेशन ऑब्टेन करना चाह रहे हैं उनके पास पहले से ही है, तो वो क्यों चाहेंगे कि हम अपने जो स्टेबल कॉन्फिगरेशन को चेंज करें। तो जनरली ये नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल प्रेशर पे कोई भी कंपाउंड नहीं बनाते, इसीलिए हम उसको बोलते हैं नॉबल एलिमेंट्स, नॉबल गैस बोलते हैं। ऑक्टेन रूल कैन बी अकम्प्लाइज बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो चाह रहे हैं एलिमेंट्स आयन कि हम अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करें, उसके लिए कई बार वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी करते हैं, कई बार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करते हैं, कई बार शेयरिंग भी करते हैं। कैसे, जैसे मान लो सोडियम है, तो सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, ये इसका न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन करने, 8, तो या तो सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और या फिर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देवे। तो अब 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नेचर इसलिए नहीं होता, सोडियम मेटल है, मेटल की नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है। दैट्स वाई सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्या बनाएगा, Na+। तो Na+ में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या मिला, 1s2 2s2 2p6। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करने के लिए इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डोनेट किया। इसी जगह अगर क्लोरीन होता तो क्लोरीन जो है 17 नंबर पे आता, 1s2 2s2 2p6 10, 3s2 12, 3p5 17। अब इसके भी आउटर सेल में अगर आप देखें तो इसके भी आउटर सेल में
आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। कितने? 7। क्लोरीन क्या होता है? नॉन मेटल। नॉन मेटल का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेगा उस पर क्या आएगा? एनायन। तो अब यहाँ पे आउटर में कितना हो जाएगा? 3s2 3p6। इसके भी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मींस 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन जो ऑब्टेन करता है उसको बोलते हैं ऑक्टेंट। तो इसने भी ऑक्टेंट ऑक्टेंट कंप्लीट कर लिया, उसने भी कंप्लीट कर लिया, बट इसने डोनेट किया, इसने एक्सेप्ट किया। तो ऑक्टेंट लॉ में ये बता रहा कि मींस ऑक्टेंट को ऑब्टेन करने के लिए एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है, कई बार शेयरिंग भी करता है। जनरली मेटल की नेचर होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, तो मेटल आपको जहां पे मिलेंगे, जैसे अगर मैग्नीशियम होता है यहाँ पे, कौन होता? मैग्नीशियम। तो आप बोल सकते थे मैग्नीशियम 12, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मैग्नीशियम क्या होता है? Mg+2। Mg+2 में कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 13 पे, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम+3। तो एल्यूमिनियम+3 में भी कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 10 इलेक्ट्रॉन। और 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, इट मीन्स आउटर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। आउटर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब ऑक्टेंट कंप्लीट कर लिए। तो ये मेटल्स में ऑक्टेंट कंप्लीट करने की नेचर रहती है, मेटल्स में चाहे नॉन मेटल्स में। जनरली एलिमेंट में स्टेबल होने के लिए वो ऑक्टेंट को भी ऑब्टेन करते हैं। इसके लिए कई बार एटम्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी करते हैं ताकि ऑक्टेन ऑब्टेन हो। जैसे जैसे हम बात करें, मेरे पास अगर मीथेन है, तो मीथेन में कार्बन कार्बन सेंट्रल एटम है। कार्बन कितने नंबर? 6। 1s2 2s2 2p2। कार्बन के आउटर इलेक्ट्रॉन, अभी अपन ने पीछे बोला था, बॉन्ड फॉर्मेशन में, बॉन्ड बनाने में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? आउटर। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन में, और हाइड्रोजन भी कितना लाया? वो 4। तो हाइड्रोजन भी कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के भी 4 इलेक्ट्रॉन। और इनमें शेयरिंग होगी, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 4 6 इंटू 8, 8 इलेक्ट्रॉन उसने कंप्लीट कर लिया। बट यहाँ पे ना तो कार्बन ने डोनेट किया, अगर डोनेट करता तो कार्बन में प्लस आता, ना हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट किया तो उसमें माइनस आता। बट कुछ भी चार्ज नहीं आया इसका मीन्स इनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। शेयरिंग होने से कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। तो कोई ऑक्टेंट पूरा करने के लिए डोनेट करता है, कोई एक्सेप्ट करता है, कोई क्या करता है? शेयरिंग करता है। शेयरिंग जनरली किस में? कोवलेंट बॉन्ड में। डोनेट और एक्सेप्ट करने से आयंस बनते, तो हो सकता है वहां पे आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, तो ये बात है कि अपन ने जो देखा लास्ट में, octane rule can be accomplished by equal sharing of electrons, unequal sharing of electrons and transfer of electrons। unequal sharing of electron कई बार ऐसा होता है, कोऑर्डिनेशन मोड में अपन देखेंगे कि वहां पे भी शेयरिंग होती है, बट वहां पे इक्वल नहीं होती, अनइक्वल शेयरिंग होती है। एक 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 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। हम एक एग्जांपल ले भी सकते हैं, अमोनियम। अमोनियम में अमोनियम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 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 7 पे आता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p3। तो नाइट्रोजन के पास आउटर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। 5 है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये 3 बॉन्ड तो ये बनाता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की होती है इक्वल शेयरिंग। क्या होती है? इक्वल शेयरिंग।
बट एक नाइट्रोजन के पास में यहाँ पे होता है लोन पेयर। लोन पेयर ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बनाते उनको अपन बोलते हैं लोन पेयर। लोनली, जो लोनली फील करता है मतलब क्या है, वो कहीं भी बॉन्ड नहीं बना रहा। H प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगर न्यूट्रल फॉर्म में होता है तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। H प्लस मतलब उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसके पास ऑर्बिटल क्या होता है, वैकेंट। इस ऑर्बिटल वैकेंट में ये अपना लोन पेयर देता है। वो लोन पेयर देख रही है कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है बट अनइक्वल होती है। अनइक्वल में एक एक जना डोनेट कर रहा है और दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, बट इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे जो अधिकार होता है वो दोनों का होता है। तो अनइक्वल शेयरिंग से भी ऑक्टेंट को प्राप्त किया जा सकता है, किसमें, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में, अमोनियम में, ठीक है, फॉस्फोनियम भी बना सकते हैं, PH4+, इन सब में सब। ओके, तो कहने मतलब ये है कि स्टेबिलिटी को ऑप्टेन करने के लिए कई मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्टेंट को ऑप्टेन करते हैं। ऑक्टेंट को ऑप्टेन करेंगे तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करेंगे, एक्सेप्ट भी करेंगे और शेयरिंग भी कर सकते हैं और अनइक्वल शेयरिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यही लेविस ऑक्टेंट रूल में ही बात बोला गया है, एवरी एटम हैज टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेंट इन आउटर मोस्ट शेल। एवरी एटम ये चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन लिथियम हैज द टेंडेंसी टू कंप्लीट इट डुप्लीट। हाइड्रोजन और लिथियम ऐसा है, वो जनरली ऐसा रहता है, अभी ये 7 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकते, ना ही लिथियम जो है ले सकता है या डोनेट कर सकता है, तो ये जनरली अपनी नियरेस्ट इनर्ट गैस, हाइड्रोजन की भी नियरेस्ट कौन सी है, हीलियम। तो हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या होता है, H माइनस किसका कॉन्फिगरेशन होता है, हीलियम का, 1:2। लिथियम का भी 1:2, 2s1 है। और लिथियम एक मेटल है, मेटल की नेचर होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, लिथियम प्लस इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, 1:2, जो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है किसका, इनर्ट गैस का। तो कहने मीन्स यही है कि एवरी एलिमेंट और एवरी एटम, एवरी मॉलिक्यूल ये चाहता है कि मैं स्टेबल होने के लिए या तो मैं अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम कर लूं, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है मतलब उनमें अट्रैक्शन इंक्रीज कर दूं, और या फिर मैं अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कर लूं, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इट मीन उसका ऑक्टेन कंप्लीट है। कई बार नहीं हो पाते हैं तो हाइड्रोजन या लिथियम, तो ये नियरेस्ट इनर्ट गैस, जो इनकी नियरेस्ट इनर्ट गैस है हीलियम, उसका कॉन्फिगरेशन को ऑब्टेन करते हैं। टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन एंड शेयर इलेक्ट्रॉन। द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, दिस इज नोन एज लेविस ऑक्टेंट रूल। लेविस ने ये बोला था उस समय, ये भी इसने बहुत गलत बोल दी थी, इसने बोला कि जो भी कंपाउंड मॉलिक्यूल एटम आयंस 8 इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन कर पाते हैं इस यूनिवर्स में वो ही एग्जिस्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। H2 एग्जिस्ट कर रहा है, लिथियम प्लस भी एग्जिस्ट कर रहा है, बेरिलियम +2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, बोरोन के भी बहुत से कंपाउंड ऐसे जो +3 में एग्जिस्ट करते हैं। तो वो जो सारे कंपाउंड जो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है जिनमें फिर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सारे लेविस ऑक्टेन रूल के एक्सेप्शंस रहते हैं। बट इसका ये रूल ये था उस समय के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैक्सिमम कंपाउंड वही स्टेबल मिले जिनकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो गलत तो नहीं था लेकिन पूरी तरह सही नहीं था। ऑलवेज वर्ड जो है वो गलत था, ऑलवेज वर्ड जो इनऑर्गेनिक में गलती हुए, मैक्सिमम जगह कोई ना कोई आपको एक्सेप्शन मिलता ही है। ओके, तो एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेन रूल, जो कुछ कंपाउंड जिनमें आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं थे और उनको क्लासिफाई भी एक अलग अलग नेम के अकॉर्डिंग किया गया था। सबसे पहले जैसे था इनकम्प्लीट ऑक्टेंट में एक आता इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मतलब कमी, जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे कंपाउंड जैसे अगर देखा जाए जैसे BeCl2, तो BeCl2 में बेरिलियम कितने बार है, 4 पे, 1s2 2s2। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन। तो बेरिलियम में आउटर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। क्लोरीन है और वो आउटर इलेक्ट्रॉन भी क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड फॉर्म में। क्लोरीन है
तो क्लोरीन 17 पे आता है। क्लोरीन का आउटर कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p5, बट ये भी पेयर्ड होता है, और ये 3p5 में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है। क्लोरीन कितने 2 है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वहां क्लोरीन 2 है, एवरी क्लोरीन के पास एक क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये जब बॉन्डिंग करेंगे तो वहां पे हमें ये देखने को मिलता है, जब इनमें बॉन्ड बन जाए, बॉन्ड बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का, एक क्लोरीन का, एक बेरिलियम का और एक क्लोरीन का। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो है बेरिलियम में, सेंट्रल एटम में, टोटल इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 है, जबकि होना कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ऐसा लेविस के अकॉर्डिंग, लेविस ऑक्टेन रूल के अकॉर्डिंग। बट 8 नहीं है, तो 8 से जो कम थे उन सबको क्या बोला गया था, हाइपोवेलेंट, या क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जिनमें भी BeCl2 में कितने हैं, 2n2 4। इसके अलावा अगर अपन ये भी देखें BF3, बोरॉन के पास, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, आउटर कितने इलेक्ट्रॉन 3। तो बोरॉन भी अगर एक कंपाउंड बना रहा है अपना BF3, BF3 में 1 इलेक्ट्रॉन बोरॉन का, 1 फ्लोरीन का, 1 बोरॉन 1 फ्लोरीन, 1 बोरॉन 1 फ्लोरीन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन में 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए, इट मीन 8 से कम है, तो इसको भी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल है, AlCl3 होता है, एल्यूमिनियम, बोरॉन फैमिली का ही है एल्यूमिनियम भी। इसके पास भी आउटर इलेक्ट्रॉन जो है कितने 3 है, 3 बॉन्ड बनाएगा, तो ये भी, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो जिनके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन से कम मिले थे वो सारे एग्जिस्ट भी करते हैं, स्टेबल भी है, बट लेविस के अकॉर्डिंग वो नहीं थे। इसलिए ये सारे कंपाउंड जिनमें 8 से कम है वो सारे लेविस ऑक्टेंट रूल के क्या है, एक्सेप्शन है। उनमें भी उनके लिए एक वर्ड जाना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं, या उनको बोलते हैं हाइपोवेलेंट। ओके, ये वर्ड जाना, ये वर्ड जाना ना। इनकम्प्लीट ऑक्टेंट मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कंपाउंड इन विच ऑक्टेंट इज नॉट कंप्लीट आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, BF3 AlCl3 BCl3। बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, तो बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, तो वो 3 ही बॉन्ड बनाएगा। एवरी बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 3 बॉन्ड में कितने होते हैं, 6। बेरिलियम 2 बॉन्ड बना रहा है, तो एवरी बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ये ध्यान रखना। फिर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी मिले एक्सपांशन, कुछ ऐसे भी मिले जिनमें 8 से ज्यादा मिले थे, तो 8 से ज्यादा जो मिले उनके लिए एक वर्ड आया था क्या, सुपर ऑक्टेंट। सुपर ऑक्टेंट बोलते हैं उनको, या एक्सेस एक्सेस इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग मॉलिक्यूल से बोल सकते हो आप, या हाइपर वैलेंट भी बोल सकते हैं। इसमें कौन, इसमें आता है PCl5 आता है, SF6 आ सकता है, IF7 आ सकता है, ClF3 आ सकता है, जिनमें भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। PCl5 में कैसे, फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है, फॉस्फोरस के पास आउटर इलेक्ट्रॉन 3s2 3p3, तो आउटर इलेक्ट्रॉन कितने 5 है, 5 है, तो ये बॉन्ड भी 5 बनाता है, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन 4 क्लोरीन एंड 5 क्लोरीन। तो एवरी बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 5 बॉन्ड में कितने हो जाएंगे, 10। 10 8 से ज्यादा होते हैं, तो 8 से दिन में भी ज्यादा मिले थे वो सारे क्या होते हैं, हाइपरवेलेंट। ओके, HF6 है, SF6, SF6 में भी फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन, 6 बॉन्ड मिलते हैं। आगे जाके बताऊंगा, ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री मिलती है, एवरी बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 बॉन्ड में कितना हो जाएंगे 12। IF7 में कितने बॉन्ड दिख रहे थे आपको, 7 बॉन्ड, एवरी बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 7 बॉन्ड में कितने हो जाएंगे 14, तो 14 होंगे, तो इसमें 14 हो जाएंगे, इसमें 12 हो जाएंगे, उसमें 10 हो जाएंगे, सारे 8 से ज्यादा है तो इनको बोलते हैं हाइपरवेलेंट। दिमाग में सर ClF3 कैसा हुआ, तो ClF3 जो है वो ऐसे हुआ, क्लोरीन है, क्लोरीन जो है वो क्या, हेलोजन,
हेलोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3s2 3p5 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बॉन्ड कितने बना रहा है? 3 बॉन्ड, 1 2 3। जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं उनको अपन बोलते हैं लोन पेयर। क्लोरीन सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 इस बॉन्ड के, 2 इस बॉन्ड के, 2 इस बॉन्ड के, 6। 2 इस लोन पेयर में, 2 इलेक्ट्रॉन इस लोन पेयर में, टोटल कितने हो गए? 10। टोटल इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम में अगर 8 से ज्यादा है तो वो होता है हाइपरवैलेंट। ओके, और भी एग्जांपल मान सकते हो ECl5 SF, इसके बारे में अलावा। अच्छा, अगर मैं बोल दूं SF4 बोल दूं, SF4, तो SF4 में भी सल्फर जो होता है, सल्फर के आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 3s2 3p4 होता है। 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो सल्फर भी यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बनते हैं और एक होता है लोन पेयर। तो एवरी बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 4 बॉन्ड में कितने होंगे? 8, और एक लोन पेयर, कितने हो जाएंगे? 10। तो वही बात है, अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 से ज्यादा है, मतलब ये भी क्या हो गया? हाइपरवैलेंट। ओके, तो बात यही है कि इनमें सभी में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले थे? 8 से ज्यादा मिले थे। तो 8 से सभी के लिए, 8 से ज्यादा वालों के लिए क्या वर्ड आया था? हाइपरवैलेंट। कुछ ऐसे आयंस भी मिले थे, कुछ इसमें आयंस भी मिले थे जिनमें जिनमें 18 इलेक्ट्रॉन्स मिले, उनके लिए एक वर्ड आता है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये भी जाना ना आपको, कहीं ना कहीं ये भी आपको मिल सकता है। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, शूडो बोलो, जो भी आपको बोलना हो, ठीक है। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? वैलेंस में 18 इलेक्ट्रॉन, जैसे कॉपर प्लस है ना? कॉपर प्लस मिलता ही है, दिमाग में सिर्फ कॉपर प्लस कहाँ मिलता है? तो कॉपर का कंपाउंड CuCN मिलेगा आगे जाके, CuCl मिलता है, तो मिलता है +1, कॉपर +1 में। तो कॉपर +1 मिलेगा, कॉपर +1 में क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 +1 है, +1 है तो ये इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा। अब इसका आउटर ऑर्बिट कौन सा हुआ? ये न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया। तो थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 10, 6 16, 16 और 2 18, 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है, 18 इलेक्ट्रॉन जिनमें भी मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे भी आयंस मिले थे जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं थे, ना 8 थे, ना 8 से कम थे, क्या मिले थे? 18 थे। कॉपर प्लस मिलता है, Zn+2 मिलता है, गैलियम +3 मिलता है। ये जो आयंस है इनमें 18 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। इसके अलावा आप देखोगे मर्क्यूरी, मर्क्यूरी +2 में भी मिलेगा आपको, कैडमियम +2 में भी मिलेगा आपको। इन सब में आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जिनमें भी 18 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं उन सबको वो बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस बोलते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। ये भी मतलब लेविस ऑक्टेन रूल को फॉलो नहीं करता, ये भी उसका एक्सेप्शन रहता है। इसके अलावा कुछ, इसके अलावा, ठीक है ना, ये सारा आप लोगों को ध्यान। इसके अलावा कुछ ऐसे मिले थे, कुछ आयंस जिनमें 9 इलेक्ट्रॉन टू 17 इलेक्ट्रॉन भी मिला है। 9 टू 17 मतलब ना तो 8 से कम है, ना 8 है, ना 18 है, 9 टू 17। इसमें ये सारे ये डी ब्लॉक वाले आप बोल सकते हो। ऐसा अगर मैं बोल दूं टाइटेनियम +2 मैंने बोल दिया, मान लो टाइटेनियम कितने बार 22 पे,
तो 22 वाला कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 3d2 4s2। हालांकि एनर्जी के अकॉर्डिंग मुझे भी पता है 4s2 पहले आता है, बट आउटर के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आउटर में से अपन इलेक्ट्रॉन निकालते ना, जब भी किसी पे चार्ज आता है, चार्ज आएगा तो कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा? सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज कितना? +2, तो आउटर इलेक्ट्रॉन निकाल दो 4s2 वाले। अब देखो, अब आउटर ऑर्बिट कौन सा हो गया? थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? s में 2, p में 6, d में 2, तो आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10। ठीक है, तो ना तो ये 18 है, ना ही ये 8 से कम है, ना ही 8 है, तो 8 से हायर, 18 से कम। 9 to 17 वाले भी लेविस को फॉलो नहीं करते और एग्जिस्ट करते हैं। टाइटेनियम के कंपाउंड मिलते हैं +2 में बहुत सारे। आपने ये तो देखा ही होगा, आयरन +3, आयरन का +2, इनमें भी आप देख सकते हैं आयरन +3 में भी आउटर कॉन्फिगरेशन जो मिलेगा, आउटर आयरन कितने में 26, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये होता है इसका कॉन्फिगरेशन, 4s2 3d6। अब आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आउटर से निकालना स्टार्ट करोगे। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल? 3, तो 2 तो निकल जाएंगे यहां से, एक निकलेगा यहां से, तो एक यहां से निकलेगा, तो ये क्या बचेगा? 3d5, d में 5 थर्ड ऑर्बिट में, p में 6, s में 2। तो थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ गए कितने? 30। 30 ना तो 8 है, ना ही 18 है, ना ही 8 से कम है, तो क्या आया? 9 to 17। तो 9 इलेक्ट्रॉन टू 7 इलेक्ट्रॉन जो रखने वाले हैं, वो भी ध्यान रखना है अपने को, किसको फॉलो नहीं करते? लेविस ऑक्टेंट रूल को। तो इसमें सारे ही आएंगे, आयरन +3, आयरन +2, आप देखोगे निकल +2 भी आएगा, आप ये देखोगे कॉपर +2 भी आएगा। कॉपर +2 में आपको 17 ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कोबाल्ट +2 मिलेगा आपको, कोबाल्ट +3 मिलेगा। तो ये सारे वो आयंस मिलेंगे, इनमें 9 to 17 इलेक्ट्रॉन, ये भी फॉलो नहीं करते हैं किसको? लेविस ऑक्टेंट रूल को। ओके, बट ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो एग्जिस्ट करने का एक रीजन ये होता है, हालांकि 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, बट हमेशा जरूरी नहीं है। एक रीजन मैंने जो बताया कि जनरली एटम जो है स्टेबल करने के लिए खुद को एटम को या पॉजिटिव नेगेटिव को या शेयरिंग करके अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करके वो स्टेबिलिटी अगर चाहते हैं तो वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करते हैं? डिक्रीज। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑप्टेन कर लें तो वो स्टेबल हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ऑप्टेन करता ही है, ट्राई ये करता है कि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को ऑप्टेन करे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टेबिलिटी को जो 8 इलेक्ट्रॉन ऑप्टेन नहीं कर पाता वो एग्जिस्ट नहीं करता। वो एग्जिस्ट करते हैं, वो एग्जिस्ट आपके सामने है। 8 इलेक्ट्रॉन से कम वाले हैं उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। 8 से अगर ज्यादा वाले हैं उनको बोलते हैं हाइपरवेलेंट। 18 इलेक्ट्रॉन वाले स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन रखने वाले 9 to 17। और कुछ ऐसे भी मिले थे, कुछ ऐसे मिले जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन, अब ऑड इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन ऑड तो नहीं होता, तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे मिले जिनमें 7 इलेक्ट्रॉन या 9 इलेक्ट्रॉन ऐसे भी मिले थे। तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स भी मिले थे और वो स्टेबल मिले थे, जिनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम है NO2। NO2 को अपन बोलते हैं ब्राउन गैस। ब्राउन गैस के स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड होता है, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, चैप्टर में अपन देखेंगे कि कैसे पता चलता है, और एक होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन NO2। NO में भी होता है डबल बॉन्ड और ये 3 इलेक्ट्रॉन। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आएगा कि कई बार ये 3 इलेक्ट्रॉन ही मेटल को डोनेट हो जाते हैं। तो बात ये है कि जिन मॉलिक्यूल्स में ऑड नंबर में भी इलेक्ट्रॉन मिले हैं और वो एग्जिस्ट किए हैं, वो सारे जो एग्जिस्ट करते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन रखने के बावजूद भी, या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, दे ऑल आर एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेन।
ओके, तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। यहाँ तक अपन ने अच्छे से देखा, इसको देखना। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, रीजन क्या होता है, तो बहुत अच्छे से इसको देखिए। उसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए बहुत आराम से। और इसके अलावा अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें कमेंट कीजिए और बताएं कि सर इसमें जो है आपको क्या कोई दिक्कत आया है या कोई भी पॉइंट है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में ट्राई करेंगे कि जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू। फिर मिलते रहिए आर्म्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। ओके बेटा, थैंक यू।